हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 17 और 18 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है, जैसे तालिबान ने इंडियन पत्रकार जो कि पुलित्जर प्राइज़ विनर थे दानिश सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये ऑफिशियली कहा है सबके सामने कि पाकिस्तान से 10,000 जिहादी आतंकवादी तालिबान की मदद के लिए अफ़गानिस्तान में घुसे हैं। जो अफ़गानिस्तान में स्थिति ख़राब है, इस वक्त भयावह स्थिति है, अमेरिकन और नाटो फौज वापस जा रही है, तो उस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। इंडिया की क्या स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा और भी टॉपिक है, जैसे इंडिया ने ओलंपिक चीयर्स सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई यानी कल से शुरू हो रहा है। यूएई ऐसा पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल में दूतावास खोला है। तो क्या है मामला, ऐसा पहला देश क्यों है वो खाड़ी देश पहला। इसके अलावा और भी कई टॉपिक है, जैसे रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, सब पे बात करेंगे डिटेल में, आपको पता ही है। और दोस्तों, पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर करना तमाम दोस्तों को। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट। तालिबान ने अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी, तो किस संगठन में कार्यरत थे? आंसर होगा रॉयटर्स, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। दानिश सिद्दीकी वहाँ पर फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, चीफ फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। और आपको बता दूं कि इंडिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये पूरा मामला उठाया है, हत्या का मामला भारतीय पत्रकार की। भारतीय विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगाल, तो उन्होंने ये बताया भी है कि भारत ने इस मुद्दे को उठाया है पुरजोर तरीके से। आपको बता दूं कि दानिश सिद्दीकी जो है वो अफ़गानिस्तान में वहाँ की सेना और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको कवर कर रहे थे। आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान से नाटो फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज वो वापस लौट रही है, और ऐसे में तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पता ही ये जा रहा है कि 85% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की जो जगह है वो तालिबान अपने कब्जे में कर रहा है, और भयानक वहाँ पर हालात हैं। तो इसी स्थिति में वहाँ युद्ध जैसे हालात हैं, ऐसे में 15 जुलाई को उनकी मौत हो गई। और ये घटना पाकिस्तान की सीमा के पास हुई है। आप मेरे बगल में देख रहे हैं जो ब्लिंक हो रहा है, वहाँ पर ये घटना हुई है। और दुनिया भर की वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, और दुनिया भर के ज़्यादातर जो सरकारें हैं उन सब ने इस हमले की और इस मौत की निंदा की है, तालिबान की भर्त्सना की है। ओके। और दानिश सिद्दीकी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में और बता दूं कि उन्होंने 2007 में जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। जर्नलिज्म की शुरुआती दौर में वो टीवी न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट थे, लेकिन बाद में फ़ोटो पत्रकारिता से एक तरह से उनका लगाव हुआ बहुत ज़्यादा, और वो फिर 2010 में इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से जुड़ गए थे। उसके बाद शानदार फोटोग्राफी की, और आपको बता दूं कि पुलित्जर अवार्ड मिल चुका था उनको। 2018 में उन्होंने ये अवार्ड जीता था, और फीचर फोटोग्राफी के लिए उनको अवार्ड मिला था, और इस श्रेणी में वो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब पुलित्जर पुरस्कार उनको किस फोटोग्राफी के लिए मिला था, तो मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ था म्यांमार का। म्यांमार से रोहिंग्या जो हैं वो बांग्लादेश की ओर भाग के आ रहे थे, कुछ जो है नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने फ़ोटोग्राफी की थी अपने साथी अदनान अबीदी के साथ। तो संयुक्त रूप से इनको इस फोटोग्राफ के लिए अवार्ड मिला था, पुलित्जर पुरस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारिता का सम्मान माना जाता है ये। ओके। और आपको बता दूं कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों की बेबसी को कैमरे में कैद किया था। ये तस्वीर जो आप तमाम न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा इस तस्वीर को। दिल्ली दंगों के दौरान उनकी जो खींची गई तस्वीर थी वो काफ़ी चर्चा में आई थी। और कोविड-19 के दौरान जो सेकेंड वेव हुआ, उसमें जो भारत में लगातार जो हालात थे बहुत भयावह, उसकी तस्वीरें जो उन्होंने दी, और उससे दुनिया भर के लोगों को एक तरह से झकझोर कर रख दिया। और ये फ़ोटो दिल्ली के एक शमशान का है, जिसमें कोरोना की वजह से जो डेथ हो चुकी लोगों की उनकी चिताएं एक साथ जल रही हैं। तो ये सब फोटोग्राफ काफ़ी चर्चा में रही। हालांकि दो ध्रुव में बट गए। एक सरकार समर्थक ने कहा कि गलत है फ़ोटो, बाकी जो पत्रकार थे ज़्यादातर उनका कहना था कि ये पत्रकारिता है जो
जो एक्चुअल स्थिति है उसको दिखाने का काम किया उन्होंने। ओके, तो अफ़गानिस्तान में दानिश सिद्दीकी जो हैं वो गए थे जब अभी अमेरिकी फ़ौज वहाँ से हट रही है और तालिबान का प्रभाव जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ के हालात को कवर करने के लिए न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने उनको इंडिया से अफ़गानिस्तान भेजा था। ओके, और अफ़गानिस्तान के फोर्सेस के साथ रहकर वो इन संघर्ष की तस्वीरों को कैद कर रहे थे। अब मौत से 2 दिन पहले उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और तब वो बाल बाल बच गए थे। आप मेरे बगल में वीडियो भी देख रहे हैं, ये हमला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे बगल में। क्वेश्चन होगा, किस देश में आयोजित सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, उसमें अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अब्दुल गनी ने कहा कि उनके देश में पाकिस्तान से 10,000 जिहादी घुसे हैं जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, और ये सब तालिबान की मदद कर रहे हैं, आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। आंसर होगा इसका उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में ये आयोजन हुआ था। आप मैप देख रहे हैं और जो ब्लिंक कर रहा है हल्के रेड कलर में, वो है उज़्बेकिस्तान। तो वहाँ की राजधानी है ताशकंद। तो वहीं पर सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ये चल रहा था 15 और 16 जुलाई को। तो ये यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा था कि सेंट्रल और साउथ एशिया जो है उसकी इकोनॉमिक और जो डेवलपमेंट है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, किस तरह से बेहतर किया जाए, इन सब पे डिस्कशन हो रहा था। और 45 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, और इंडिया की ओर से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। तो इसी दौरान जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी बोलने लगे तो उन्होंने ऐसी बात कह दी कि कॉन्फ्रेंस में एक तरह से लोगों को शॉक लगा कि इन्होंने क्या कहा है। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस सिस्टम ने इंडिकेट किया है कि 10,000 से ज़्यादा जिहादी फाइटर्स जो हैं वो, यानी आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान और कुछ अन्य लोकेशन से अफ़गानिस्तान में घुसे हैं, तालिबान की मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैप कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करता है, और वहाँ पर जो है तालिबान लड़ाकों की मदद के लिए जो है लोग भेजे गए हैं वहाँ पर जिहादी, ताकि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से कैप्चर कर ले। और पाकिस्तान जो है इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, एक तरह से सपोर्ट कर रहा है तालिबान के। और ये न्यूज़ भी आप हिंदू में देखेंगे इसको। ओके, और ये जब वो बोल रहे थे उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कुछ ही दूरी पर सामने बैठे थे, और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, तो ये किसने सोचा नहीं था इसके बारे में। और ये भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिश्ते तोड़ने में कोई स्टेप नहीं लिया, मतलब रिश्ते अभी भी बनाए हुए हैं। और इतना ही नहीं हुआ, इसके कुछ देर पहले अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जो कि अमरुल्लाह सालेह हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के फोर्सेज को धमकी दी है कि अगर तालिबान के ख़िलाफ़ बॉर्डर एरिया में कोई कार्रवाई की गई, बॉर्डर एरिया मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के आसपास, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगी। मतलब एक तरह से तालिबान को मदद करने की कोशिश, एक तो परोक्ष रूप से हमने देखा कि अब्दुल गनी ने बताया, और दूसरा उपराष्ट्रपति ने भी कहा अफ़गानिस्तान के कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है। और आपको बताऊं कि कंधार प्रांत में जो यहाँ पर दानिश सिद्दीकी की मौत हुई है, पत्रकार की, भारतीय पत्रकार की, तो वो भी ठीक बगल में ही था, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही अफ़गानिस्तान में। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा था कि ज़्यादा अगर कार्रवाई किया आपने तो हम आप पर बम बरसाएंगे, तो इसलिए बहुत सारी रुकावटें हुई। ठीक है, और अफ़गानिस्तान में क्या स्थिति है, जैसा मैंने पहले बताया कि 20 साल तक अमेरिकी फ़ौज वहाँ पर थी, और 20 साल पहले, हालांकि 2001 से पहले तालिबान का पूरा कब्जा था अफ़गानिस्तान में, बहुत ख़राब हालत थे, लेकिन अमेरिकन और नाटो फ़ौज वहाँ पर गई थी और 20 साल से वहाँ थी। अब अमेरिका अपनी फ़ौजों को वहाँ से हटा रहा है, तो ऐसे में वहाँ हालात गड़बड़ हैं। और आज के समय में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान सरकार को वहाँ की सेना सौंपी है, यानी अफ़गानिस्तान की ही सेना है, उसको ट्रेन किया है अमेरिका ने, अमेरिकी फ़ौज ने,
और संख्या करीब करीब 2.25 लाख बताई जा रही है जो सेना की संख्या है। एनुअल बजट 12 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। लेकिन क्या मामला ये है कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी फाइटिंग एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है जो तालिबान के साथ बेहतर ढंग से वो लड़ सके। अभी तक फ्रंट पे अमेरिकन या नाटो फौज हुआ करती थी, अब फ्रंट पे खेलना पड़ रहा है या फ्रंट पे लड़ाई करनी पड़ रही है अफ़गानिस्तान के सेना को। तो ऐसे में वो बेहतर ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रही है अफ़गानिस्तान की सेना। और आपको बता दूं कि तालिबान के जो लड़ाके हैं, ये माना जा रहा है, बताया जा रहा है इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें कि 60 से 70 हज़ार जो लड़ाके हैं तालिबान के वो लगातार हमला कर रहे हैं। कम संख्या है वैसे अफ़गानिस्तान के फोर्सेस के मुकाबले में, लेकिन फिर भी तालिबान इस वक्त देखने को मिल रहा है भारी पड़ रहा है। और न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार अफ़गानिस्तान के 85% इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और लगातार वो आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान से जो 10,000 ट्रेंड जिहादी फाइटर्स या कहें आतंकवादी वो तालिबान की मदद करने जाते हैं गए हैं, तो ऐसे में तालिबान की स्थिति मजबूत हो जाती है। हालांकि जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने यानी अब्दुल गनी ने ये सब बातें कही, पाकिस्तान पर एक तरह से बहुत बड़ा आरोप लगाया और सच्चाई कुछ उजागर किया, तो उस दौरान पाकिस्तान के पीएम ने भी जवाब दिया, कहा कि हम तो खुद ही टेररिज्म से परेशान हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग 15 साल में मारे गए हैं। मतलब इमरान खान के पास प्रॉपर कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर ये बात उठती है कि अफ़गानिस्तान में जब ये हालात हैं, युद्ध की स्थिति है, तालिबान काफ़ी आगे बढ़ रहा है, बहुत ख़राब हालात उसने कर दी है मानवता को लेकर भी। ऐसे में भारत की क्या स्थिति है वहाँ पर? कंधार से इंडिया ने जो एक वाणिज्यिक दूतावास था उससे कर्मचारियों को वापस बुला लिया था इंडिया ने। हालांकि इंडिया ने कहा है कि वहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास वो चल रहा है। पिछले 20 साल से जो अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हुए थे, जब तालिबान वहाँ से एक तरह से साइडलाइन हो गया था, जब अमेरिकी फ़ौज आई थी उस दौरान, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिश्ते काफ़ी बेहतर हुए थे। और इस दौरान भारत ने बहुत बड़ा निवेश किया था। बहुत सारी सड़कें, बांध, बिजली लाइन, सब स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि संसद भवन वहाँ का जो है वो इंडिया ने ही बनवाया था। और हाल ही में शतूत बांध है एक अफ़गानिस्तान में, उसके निर्माण का कार्य इंडिया कर रहा था, इंडिया करने वाला है, उस पर काम बातचीत चल रही है, डील भी साइन हो गई है अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ऐसे में जब अमेरिका वहाँ से हट रहा है तो भारत के बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वहाँ पर वो थोड़े से दांव पे से लग रहे हैं। ऐसे में इंडिया जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट से भी बातचीत की है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी जो गए थे वो समिट में हिस्सा लेने उस दौरान। और इसके अलावा बताऊं कि जब तालिबान से बातचीत चल रही थी अमेरिका की और अफ़गानिस्तान सरकार की, तो उस समय भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें बातचीत करने की कोशिश की थी, बातचीत हुई भी थी। ओके, तो ये स्थिति है। भारत ने अफ़गानिस्तान में शांति, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को लेकर ये कहा है कि हम कोशिश करते रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो थोड़े चिंताजनक है अफ़गानिस्तान के। तो ये मुद्दा था अफ़गानिस्तान का। मुझे लगता है काफ़ी कुछ बातें आप समझ चुके होंगे। देखिए, वैसे तो अफ़गानिस्तान का जो ये पूरा स्थिति है, मुद्दा है, इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा है और जो हालात वहाँ पर हैं, क्यों हुए हैं, क्या हुए हैं, लेकिन जो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ पता चल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का यानी पिछले 7 महीने का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स वीडियो है वो अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ भी है अवेलेबल, और काफ़ी डिटेल में कंटेंट दिया गया है, एमसीक्यू है, उसके साथ नोट्स भी है। और ख़ास बात है कि पीडीएफ में कि आप वहाँ पर जो पीडीएफ है उसके हर क्वेश्चन के नीचे लिंक दिया गया है, यूआरएल दिया गया है, तो क्लिक करके आप उससे रिलेटेड वीडियो भी देख पाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस के। ओके, और बुक जल्द ही आ रही है अमेजन पे, तो मैं बता दूंगा जैसे ही 2-3 दिन में बुक आ जाती है, तो डिले हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में नेता सदन नियुक्त किया गया है? आंसर होगा पीयूष गोयल। ओके,
पीयूष गोयल को राज्यसभा में नेता सदन वो किया गया है। हालांकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन चूंकि सरकार है तो इसलिए नेता सदन उस पार्टी का हो जाता है। तो पीयूष गोयल वो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, और उनको जो है थावरचंद गहलोत की जगह नेता सदन बनाया गया है। थावरचंद गहलोत अब कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं, तो इस समय वो जगह खाली थी। तो अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, तो उन्होंने पीयूष गोयल को नियुक्त किया नेता सदन। ठीक है, तो पीयूष गोयल के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो वाणिज्य, उद्योग, कपड़ा, खाद्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसद का मानसून सत्र कब से कब तक आयोजित होगा? तो इस बार 19 जुलाई से 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, कल ही से शुरू हो रहा है। तो ये सत्र होगा, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला स्पीकर, तो उन्होंने कहा है कि दोनों सदनों में जो सत्र है वो सुबह 11 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। ओके, और सदन में यानी संसद में 38 विधेयक जो है लंबित हैं, जिन पर चर्चाएं होंगी। 17 नए जो बिल हैं या विधेयक हैं उसको वो पेश किए जाएंगे। और कोविड-19 के मद्देनज़र संसद में काफ़ी सतर्कता और डिस्टेंस बनाकर रखी जाएगी, ऐसी प्लानिंग की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। तो इसके संगीतकार कौन है? म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? आंसर होगा AR रहमान। ओके, आवाज़ किसने दी है? अनन्या बिरला ने आवाज़ दी है। 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए ये चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया है। ओके, चीयर सॉन्ग की लॉन्चिंग के दौरान देश के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो वो भी मौजूद थे। और गाने का जो संगीत है वो वीडियो जो है, पूरा वीडियो जो कवर किया है वो डैनी मामिक और सहान ने डायरेक्ट किया है वीडियो को, और सॉन्ग को तो डायरेक्ट किया और कंपोज किया है AR रहमान ने। अगला क्वेश्चन है, तो उससे पहले बता दूं कि भारत ने ओलंपिक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, लक्ष्य तेरे सामने है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। आंसर होगा 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है। युवाओं को का कौशल विकास कैसे हो, इस पर है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस पहले खाड़ी देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना दूतावास जुलाई 2021 में खोला है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। जो खाड़ी देश हैं उसमें ऐसा पहला वो देश बन गया है। देखिए, इजराइल के साथ एक तरह से दुश्मनी के रिश्ते हुआ करते थे जो अरब देश हैं बाकी और इजराइल के बीच में, लेकिन अब जो है UAE जो है वो एक साथ आया है इजराइल के, और अभी हाल ही में 14 जुलाई 2021 को इजराइल में अपना दूतावास खोला है। ओके, तो UAE इस तरफ है और जो इजराइल है आप उस तरफ देख रहे हैं हल्के रेड कलर में। ठीक है, इससे पहले पिछले साल 2020 में दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा हुई थी, और अब UAE जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, वो पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल में दूतावास खोला है। ये इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन पर जो हमला किया था इजराइल ने, बहुत सारी बमबारी की थी। पहले तो हमास ने किया था, उसके बाद फिर हमास के बहुत सारे ठिकानों पर इजराइल ने भारी बमबारी की थी, मिसाइल लॉन्च किए थे, रॉकेट भेजे थे। तो ऐसे में जो खाड़ी देश हैं बाकी के और इस्लामिक देश हैं वो इजराइल के ख़िलाफ़ लामबंद हो गए थे, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि UAE ने राजनयिक संबंध बेहतर कर लिए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसहाक हर्जोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि UAE सहित जो ज़्यादातर देश हैं उसके दूतावास इजराइल के तेल अवीव में क्यों है वहाँ पर? आमतौर पर उस देश की राजधानी में होता है, जैसे इजराइल की जो राजधानी घोषित है वो यरूशलेम है, वहाँ पर एक ही का है अमेरिका का दूतावास है वहाँ पर, बाकियों का दूतावास जो है ज़्यादातर देशों का वहाँ नहीं है। क्या वजह है इसकी कि ज़्यादातर दूतावास जो है वो तेल अवीव में है? इसकी वजह है यरूशलेम पर विवाद,
फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में यरूशलेम को लेकर बहुत तीखा टकराव रहता है और इस विवाद से बचने के लिए ज़्यादातर देश जो हैं वो इज़राइल के तेल अवीव में एम्बेसी वहाँ पर यानी दूतावास स्थापित किया हुआ है। हालांकि अमेरिका ने 2018 में अपना जो एम्बेसी है वो यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टीवी एक्ट्रेस या कहें फिल्म एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी, उनका निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। तो उन्हें कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है? टीवी सीरियल जो बालिका वधू थी उसमें काफ़ी चर्चित रही थी दादी सास के रूप में। आंसर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अवार्ड उनको मिल चुका है। 75 ईयर की थी, उनका निधन हो गया। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वो जीत चुकी हैं। कई सारी फिल्मों में, फिल्म तमस, मामो, बधाई हो, इन सब के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड, नेशनल अवार्ड उनको मिल चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा? 2022 की बात हो रही है, आंसर होगा हरियाणा। देखिए ये गेम्स जो है वो नवंबर 2021 में, यानी इसी साल होना था पंचकुला में, लेकिन कोविड-19 का जो तीसरी लहर आ रही है, अब तो WHO ने घोषित भी कर दिया है और इंडिया ने लोगों से अपील भी की है कि वो सतर्क रहें। तो इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को फरवरी 2022 में कराने का फैसला लिया है, नवंबर 2021 के जगह फरवरी 2022 में। ओके, तो इस खेल का शुभांकर भी तय कर दिया गया है, धाकड़ जो है शुभांकर तय किया गया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा संस्करण होगा। ओके, 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे और सभी खिलाड़ी अंडर 18 के होंगे। ओके, 5,000 से ज़्यादा एथलीट होंगे, 2,500 के आसपास महिलाएं होंगी, 2,500 पुरुष होंगे। 5 स्वदेशी खेल सहित 25 खेल प्रतियोगिताएं इस दौरान होंगी। ठीक है, अच्छा एक सवाल उठता है कि पिछला खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुआ था? जो तीसरा संस्करण था गुवाहाटी यानी असम में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण, यहाँ पर बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और पिछला जो क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण यानी सेकेंड एडिशन किस शहर में आयोजित होगा? ये अभी हाल ही में तय हुआ है, आंसर होगा बेंगलुरु। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होगा। 12 दिनों तक चलेगा और इसमें 158 यूनिवर्सिटीज़ के 3,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। ओके, 5 मार्च 2022 से ये शुरू होगा, यानी अगले साल ये शुरू होगा। पिछला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था यानी फर्स्ट जो एडिशन था उसका, वो फरवरी 2020 में यानी पिछले साल ओडिशा में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाराणसी में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा जापान। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की। आप ये वीडियो देख भी रहे हैं और इस सेंटर को जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी उसके सहयोग से बनाया गया। इसमें जापानी और भारतीय वास्तु शैलियों का संगम वहाँ पर दिखता है। वैसे तो इसकी नींव दिसंबर 2015 में ही पड़ी थी, जब जापान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, वो इंडिया आए थे। ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसकी निर्माण की लागत 186 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसके सेंटर में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष रखे हैं और इसकी छत जो है वो शिवलिंग के आकार की दिखती है। 1200 से ज़्यादा लोग उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और ये जो आयोजन हो रहा था, जब इसका उद्घाटन हो रहा था, तो जापान के जो राजदूत हैं सुजुकी सतोशी, वो भी मौजूद थे। अगला क्वेश्चन थे। वाराणसी में स्थित मंडुवाडीह स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? आंसर होगा बनारस। ठीक है, अब नाम बनारस हो गया है। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, वहाँ पर बनारस का टैग लग गया है। ये रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत है
तो पहले नाम था मंडुवा डी रेलवे स्टेशन, अब बनारस रेलवे स्टेशन हो गया। ओके। और आपको बता दूं कि वाराणसी जो शहर है, ऑफिशियल नेम वाराणसी कहते हैं, वाराणसी। तो वहाँ पर 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं शहर में। इसमें वाराणसी जंक्शन है, वाराणसी सिटी स्टेशन है, काशी रेलवे स्टेशन है और बनारस रेलवे स्टेशन अब ये है। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे। आंसर होगा 12 जुलाई को। ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये घोषित है डे, जो मलाला यूसुफजई उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, उनका जन्मदिन होता है। मलाला के बारे में आप जानते होंगे, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया, फ्री में है। आज के वीडियो का जो पूरा कंटेंट है वो MCQ है, नोट्स भी है। मेरे बगल में लिंक आ गया है, क्लिक कीजिए डाउनलोड का और डाउनलोड कर लीजिए PDF। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF है, 2020 का है, 2021 के 7 महीने का है, तो भी आप देख सकते हो।